हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू स्टडी हमारे साथ। मैं हूं देवेंद्र सिंह। यदि आप यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं या फिर आप यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्प करने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हमने क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के, हम उनको इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। हमारा टारगेट हमेशा रहता है कि आप नेट में जाएँ तो 80+ क्वेश्चन सॉल्व करके आएँ, या फिर आप यूपीएससी प्री को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो प्री में जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएं आप उनको आसानी से सॉल्व कर सकते। ये सेकंड सेट है, पहला सेट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आपको यदि इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पर जाइए, सर्च करिए @देवेंद्र सर, और वहाँ से सारे के सारे पीडीएफ आप बिल्कुल फ्री डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को मिस मत करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में इस बेल आइकन नोटिफिकेशन होता है उसको भी दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो उसी समय आपको मिल जाए जैसे ही हम अपलोड करें। पिछली वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, बहुत सारे बच्चों ने इसका बहुत ही बेहतरीन आंसर नीचे दिया था, और इसी प्रकार आप नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करिए, इससे आपको तो नॉलेज बढ़ेगी और साथ में यदि आपके द्वारा दिया गया आंसर कोई दूसरा स्टूडेंट भी पढ़ेगा तो उसको भी नॉलेज मिलेगी। ठीक है, और यदि आपका आंसर लाइक किया जाएगा तो आपको कितनी मोटिवेशन मिलेगी। ठीक है, निम्नलिखित वेदों में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन था, यह हमने बताना था। ऑप्शन ए है यजुर्वेद, दूसरा ऑप्शन है ऋग्वेद, तीसरा ऑप्शन है सामवेद, या फिर डी अथर्ववेद। देखिए, वेदों में सबसे जो पुराना वेद है, सबसे प्राचीन वेद माना जाता है वो है ऋग्वेद। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर था। ठीक है, इस वेद में लगभग 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं तथा 10,580 इसकी रचनाएं हैं। इस वेद में सुदास व भरत के बीच में जो युद्ध हुआ था ना, परशुनी नदी का दूसरा नाम क्या है, रावी नदी। ठीक है, वहाँ पर जो युद्ध हुआ था, दशराज युद्ध, जिसका वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में मंत्रों का उच्चारण करने वाले को क्या कहते हैं, होता। ये भी आप बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, जो गायत्री मंत्र है हमारा वो कौन से वेद से लिया गया है, वो भी आपको ये याद रखना है कि ऋग्वेद से ही लिया गया है और तृतीय मंडल से लिया गया है। तीसरा मंडल जो है ना ऋग्वेद का, बहुत इंपॉर्टेंट मंडल है। और इसका जो 10वां मंडल है ना वो पुरुषूकत, और पहला मंडल जो है शूद्रों का उल्लेख करता है। और ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं, बहुत बार पूछा गया है, याद कर लीजिएगा। शाकाल, वाशकल, अश्वलायन, सांख्यान और मांडुक्य, ये 5 जो इसकी शाखाएं हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात आपको याद रखनी है कि ये सूक्त जो है विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता प्रमुख बताए जाते हैं, एक तो है अग्नि देवता, दूसरा इंद्र देवता और तीसरे हैं सोम देवता। ठीक है, जो 9वां मंडल है इसका वो सोम देवता को पूरी तरह से समर्पित है। और अग्नि आग का देवता होता है, ठीक है, और इंद्र जो होता है वो युद्ध का देवता माना जाता है। ठीक है, और सोम जो होता है वो वनस्पतियों का अधिपति उसको माना जाता है। यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। इस वीडियो में हम क्लास 6 के चैप्टर 2 को हम सॉल्व करने वाले हैं, आरंभिक मानव की खोज। इसमें से लिए गए जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पुरास्थलों में से किस स्थान से मनुष्य के खाद्य अखेटक संग्राहक होने के प्रमाण नहीं मिलते हैं। नहीं को जरूर अंडरलाइन करिएगा। ऑप्शन ए है भीमबेटका, बी ऑप्शन हुंसी, सी ऑप्शन है चिरांद, या फिर डी ऑप्शन है कुरनूल की गुफाएं। सबसे पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन को थोड़ा सा पेशेंसली पढ़िए। यहाँ पर भीमबेटका, हुंसी और कुरनाल, ये तीनों पुरापाषाणकालीन स्थल हैं, और एक स्थल है जो चिरांद, ये नवपाषाणिक स्थल है। ठीक है, और यही एक ऐसा स्थल है जहाँ से मनुष्य के खाद्य खेटक संग्राहक होने के प्रमाण नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये नवपाषाणिक स्थल है, यहाँ पर ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है। और भीमबेटका जो है, हुंसी, कुरनूल की गुफाएं से मनुष्य के खाद्य खेटक होने के प्रमाण मिलते हैं। ये तीनों जो जगह हैं यहाँ से प्रमाण मिलते हैं। भीमबेटका पड़ता है मध्य प्रदेश में, और हुंसी पड़ता है कर्नाटका में। कर्नाटका याद रखना, आपको साइट हमेशा याद होनी चाहिए। जब भी नाम सामने आए ध्यान उसी समय जाना चाहिए कि हुंसी कहाँ पड़ता है, कर्नाटका में। ठीक है, और भीमबेटका मध्य प्रदेश में। अभी कुरनूल की गुफाएं हैं, ये आंध्र प्रदेश में पड़ती हैं। ठीक है, और चिरांद ये सारायण जिला है बिहार का। ठीक है, वहाँ पर चिरांद पड़ता है। और इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन से नवपाषाणिक पुरास्थल हैं। मैंने पीछे आपको बताया ना कौन कौन से थे, वहाँ पर तो चिरांद था, लेकिन यहाँ पर है मेहरगढ़, ब्रुजहोम, महागढ़ा, कोडेलवा, दाउजली, हेडिंग। ये पाँचों के पाँचों नवपाषाणिक स्थल हैं। ठीक है, ये आप जरूर याद कर लेना, मेहरगढ़, ब्रुजहोम, महागढ़ा, कोडेलवा और दाउजली, हेडिंग। यहाँ पर है इसका सही आंसर ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें सारे के सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। और
मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। और यहाँ से बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि गेहूं की 3 व जौ की 2 किस्मों की खेती के प्रमाण मिलते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कच्ची ईंटों के आयताकार मकान, जो यहाँ पर यह बताया जाता है कि यहाँ पर लोग स्थायी जीवन व्यतीत करते थे, वो मिलता है मेहरगढ़ से। और बुरुज होम कश्मीर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये, और श्रीनगर से, और इसके झील के किनारे कर्तावास गड्ढे प्रमाण मिले हैं। 1935 में इसकी खोज की गई थी डी टेरा व पीटरसन के द्वारा। ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट बात कि बुरुज होम ऐसी जगह है जहाँ पर जब इंसान मर जाता था उसके साथ जब उसका पालतू होता था ना कुत्ता, उसको भी दफनाया जाता था। वो जो साक्ष्य मिलते हैं वो मिले हैं बुरुज होम से। और महागढ़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। महागढ़ा कहाँ पर पड़ता है ये? आप जल्दी से बताइए। ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और गंगा नदी के दक्षिण में जो विंध्य क्षेत्र पड़ता है ना, वहाँ पर इसके प्रमाण मिलते हैं। धान के अलावा जौ की खेती और पशु को पालते थे ये लोग, वहाँ पर ऐसे साक्ष्य भी पाए गए हैं। और कोढिलवा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यूपी में। ठीक है, ये भी आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि साइट आपको पता होना चाहिए। जब साइट आपको पता है आप उसी समय इसका आंसर भी कर सकते हैं। इलाहाबाद से लगभग दक्षिणी में बेलन नदी के तट पर स्थित है ये वाला। ठीक है, आप मैप पे देखेंगे बेलन नदी के बिल्कुल तट पर ये स्थित है कोढिलवा। और यहाँ से उत्खनन की लगभग 6500 ईसा पूर्व के धान की खेती के प्रमाण मिले हैं, जो धान की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीन साक्ष्य माना जाता है। लेकिन उसके बाद तो अभी लोहरा देवा से भी मिले हैं जो 9000 साल पुराने हैं। तो यहाँ पर कोढिलवा में भी धान की खेती के प्रमाण मिलते हैं। और दौजली हेडिंग ये पड़ता है असम में। ठीक है, यह भी आप जरूर याद कर लेना। यहाँ से कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4 और 5। थर्ड क्वेश्चन है, पुरापाषाणकालीन पाषाण औजारों के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ऑप्शन 1 है, पत्थर के इन औजारों के बनाए जाने का स्थान उद्योग स्थल फैक्ट्री साइट कहलाता है। और दूसरा ऑप्शन है, पत्थर के इन औजारों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली तकनीक को दबाव शलक तकनीक प्रेशर फ्लैकिंग कहा जाता है। ठीक है, और जो पुरापाषाणकालीन औजार थे उनमें पत्थर के इन औजारों में बनाए जाने का स्थान जो उद्योग स्थान होता था फैक्ट्री साइट कहलाता है। ये सही कथन है। और ऑप्शन 2 है, पत्थर के इन औजारों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली तकनीक को दबाव शलक तकनीक प्रेशर फ्लैकिंग कहा जाता था। ठीक है, यह कथन भी सत्य कथन है। आपको केवल यही याद नहीं रखना है, आपको एक और यहाँ वहाँ पर क्या होता था कि पुरापाषाणकालीन पाषाण औजारों को बनाने के लिए 2 प्रकार की तकनीक का इस्तेमाल होता था। पहली तकनीक कहते थे कि पत्थर से पत्थर को टकराना, जिसे इम्पेंज स्टोन टू स्टोन कहा जाता है। ठीक है, एक पत्थर को पकड़कर दूसरे हाथ से उससे पकड़कर बनाया जाता था, जैसे हथौड़ी की तरह उस पर चोट लगाते थे, उसको कहते हैं इम्पेंज स्टोन टू स्टोन, पत्थर से पत्थर को टकराना। एक तो ये टेक्निक होती थी, और दूसरी टेक्निक थी कि दबाव शलक टेक्निक, ये वाली। ठीक है, प्रेशर फ्लैकिंग। इससे क्या होता था कि बहुत बड़ा टुकड़ा लेकर के उसको नीचे रख के उसके ऊपर हाथीनुमा पत्थर से उसको मारा जाता था। ये वाली टेक्निक भी उस समय यूज़ की जाती थी। यहाँ पर दोनों कथन सही हैं, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पुरापाषाणिक स्थल से मिलते हैं? ऑप्शन ए है भीमबेटका की गुफाएं, और बी ऑप्शन है कुरनूल की गुफा, और सी ऑप्शन है कोढिलवा, या फिर डी हुंगसी। देखिए, जो राख के साक्ष्य मिलते हैं वो मिलते हैं ऑप्शन बी कुरनूल की गुफा से। ठीक है, कुरनूल की गुफा से राख की अभी तक जो पता चला है कि वहाँ से अवशेष मिले हैं, इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि जो पुरापाषाणिक आरंभिक लोग थे वो आग से परिचित थे। ये राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। फिफ्थ क्वेश्चन है, मध्यपाषाण युग में जलवायु परिवर्तन से आए नए बदलावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है, बदलावों से तापमान में वृद्धि हुई और घास के मैदान विकसित होने लगे। ऑप्शन 2 है, इसी काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। और थर्ड ऑप्शन है, गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। ठीक है, हमें पूछा गया कि हमें मध्यपाषाण युग के बारे में, जलवायु परिवर्तन के बारे में बताना है कि क्या हुआ था उस समय। हुआ क्या था कि लगभग 12,000 वर्ष बीसी पूर्व जो पर्यावरणीय बदलाव आए थे उस काल में, जो जिसे हम मध्यपाषाण युग कहते हैं ना, मेसोलिथिक एज। ठीक है, उस युग में क्या हुआ था कि तापमान में वृद्धि हो गई थी और घास के मैदान विकसित हो गए थे। कथन एक सही है। और इस काल में लोग जब माइग्रेट किए एक जगह से दूसरी जगह पर, वहाँ पर पानी की व्यवस्था हुई और भोजन के लिए मछली का प्रयोग भी होना शुरू हो गया था। ऑप्शन 2 भी सही है। और गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लग गए थे। यहाँ पर तीसरा कथन भी सही है और तीनों कथन सही है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी।
सिक्स्थ क्वेश्चन है, मानव सभ्यता के आरंभिक काल प्राग ऐतिहासिक काल को सुविधा अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उन तीनों में नहीं आता है? नहीं बताना है हमने कौन सा नहीं आता है। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल या फिर महापाषाण काल। देखिए हमने जब हिस्ट्री को पढ़ा है उसमें से 3 तो सामने ही है, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। जो नहीं आता है वो आता है महापाषाण काल। क्यों नहीं आता? जो महापाषाण काल का समय काल है वो दक्षिण भारत से संबंधित है। यहाँ पर क्या है कि विशाल पाषाण खंडों से बनी समाधियों से ये संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। सेवंथ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरा स्थल प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए है अमरावती, बी ऑप्शन भीमबेटका, सी बाघ की गुफाएं या फिर डी अजंता। देखिए जो पूरा स्थल था प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता था वो जाना जाता है ऑप्शन बी भीमबेटका। ठीक है, भीमबेटका वर्तमान में मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में पड़ता है। एक तो यह भी याद रखिएगा, और ये बहुत ही सुंदर उदाहरण मिलती है प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रकला की यहाँ से। ठीक है, राइट ऑप्शन यहाँ पर है ऑप्शन बी भीमबेटका। और बात करें यदि अजंता की, तो अजंता है ये बाघ की गुफाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और ये मौर्य काल के बाद की है। ठीक है, अमरावती में आप जाएंगे ना, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े स्तूप मिलेंगे आपको, बहुत प्रसिद्ध है अमरावती। और ये शुंगकालीन और सातवाहन के लिए माना जाता है अमरावती। यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भीमबेटका। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है हमने। सूची 1 में सही प्रयोग करते हैं। सूची 1 में पूरा सारे के सारे पाषाण काल हैं, और कब उनको किस पीरियड में रखा गया है यह हमने इनको मिलाना है। देखिए पूरा पाषाण काल का जो समय काल है वो है 20 लाख पूर्व से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व। ठीक है, और मध्य पाषाण काल का समय काल है 12,000 वर्ष से लेकर के 10,000 वर्ष पूर्व तक। और महापाषाण काल को माना जाता है कि ये 2500 वर्ष पूर्व से लेकर 1900 वर्ष पूर्व का है। और उत्तर पुरापाषाण काल है लगभग 10,000 वर्ष पूर्व। इसको हम यदि मिलाएंगे तो राइट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। 9th क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करिए। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल या फिर नवपाषाण काल, उपयुक्त में से किन काल के औजारों को माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण कहते थे? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। माइक्रोलिथ जो बिल्कुल छोटे छोटे औजार होते हैं ना, उनको माइक्रोलिथ कहा जाता है। ठीक है, मैंने आपको पीछे भी बताया कि मध्यपाषाण काल जो था ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें केवल 2 है। मध्यपाषाण काल की बात हो रही है। मध्यपाषाण काल का समयकाल 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर के 10,000 वर्ष पूर्व तक के लिए माना जाता है। और इस काल में जो पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे छोटे होते थे उन्हें माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है, हुंगसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ऑप्शन 1 है, हुंगसी से पुरापाषाण युग के कई साक्ष्य मिले हैं। मैंने पीछे आपको क्वेश्चन में बताया है। हुंगसी जो एरिया है ना, हुंगसी जो कर्नाटका में पड़ता है, ये पुरापाषाणिक युग के कई साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि ये है ही पुरापाषाण कालीन का स्थल। और यहाँ से प्राप्त अधिकांश औजार बलुआ पत्थरों से बनाए जाते थे। और आप यदि पूरे चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे तो ये कथन जो है गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केवल बलुआ पत्थरों से नहीं बनाए जाते थे। यहाँ पर जो अधिकांश औजार आपको मिलेंगे ना, वो चूना पत्थरों से बनाए जाते थे। यह भी याद कर लेना जरूर। उसी से जो हमें पुरापाषाण युग के साक्ष्य मिले हैं, उन्हीं में जो औजार मिले हैं वो हमें चूना पत्थरों से मिले हैं। ऑप्शन 2 यहाँ पर गलत है, केवल एक सही है, एक केवल यहाँ पर है ऑप्शन ए में, ए इसका सही आंसर है। 11th क्वेश्चन है, भारत में शुतुरमुर्ग के साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ऑप्शन 1 है, भारत में शुतुरमुर्ग के होने के प्राचीनतम प्रमाण नवपाषाण युग से प्राप्त हुए हैं। और दूसरा ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश के पटने नामक पुरस्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों का अवशेष मिला है। और थर्ड ऑप्शन है, प्रागैतिहासिक काल से शुतुरमुर्ग के अंडों के शिल्कों पर चित्रांकन और इनके मनके बनाए जाने का प्रमाण भी मिलता है। हमने ये बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए यहाँ पर केवल कथन 3 सही है। ठीक है, क्यों सही है? देखिए, भारत में शुतुरमुर्ग के होने के प्राचीनतम प्रमाण जो मिलते हैं वो पुरापाषाण काल से मिलते हैं, ना कि नवपाषाण युग से। ये कथन गलत है। और आंध्र प्रदेश के पटने नामक स्थान, आप सर्च करेंगे, जो पटने नामक स्थान है ये आंध्र प्रदेश में नहीं पड़ता है, ये पड़ता है महाराष्ट्र में। ठीक है, यहाँ से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं, ये कथन भी गलत हो जाएगा। और प्रागैतिहासिक काल में शुतुरमुर्ग के अंडों के शिल्कों पर चित्रांकन और इनके मनके बनाए जाने का जो प्रमाण मिलता है, ये बिल्कुल सही कथन है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपको और एक बात मैं बता दूं कि लगभग 25,000
वर्ष पूर्व, मैं 25,000 वर्ष पूर्व की बात कर रहा हूँ। शुतुरमुर्ग के अंडों के शैल जो मिले हैं वो बूंदी राजस्थान से भी मिले हैं, कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, आपको यह भी याद जरूर कर लेना चाहिए। यहाँ पर केवल थर्ड ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर है केवल सी में, सी यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। सो दोस्तों ये था सेकंड चैप्टर। इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट 11 क्वेश्चन बने थे सारे के सारे हमने एक्सप्लेन किए हैं। अगले चैप्टर के लिए आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस एंड वंडरफुल डे।